हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन देख रहे थे उसकी रिएक्शंस की किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। अपन ने एमाइड्स बनाना सीख गया है ना, ये अपन ने देख लिया, एस्टर बनाना, एमाइड बनाना। अब देखेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का वी कार्बोक्सिलीकरण। ओके, उसी की यानी कि जो अपन देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। वी कार्बोक्सिलीकरण होता क्या है, यानी कि अपन देख रहे थे कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस करवाई जा सकती है। उसमें जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो आपके वी कार्बोक्सिलीकरण है। वी कार्बोक्सिलीकरण वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कि CO2 को बाहर निकालना, यानी कि CO2 गैस को रिलीज करना वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, उसका अपन क्या करवा सकते हैं, हीट करवा सकते हैं या ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। हीट करवाने पर भी आपके क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होती है, और साथ में अगर अपन उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तब भी CO2 गैस रिलीज होती है। जैसे है आप CH2 कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड का क्या करवा रहे हैं, हीट करवा रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करवाने के दौरान क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो जाएगी और ये यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एल्कीन प्राप्त होता है। ओके, यहाँ से एल्कीन प्राप्त होता है, CO2 रिलीज होती है। ये होता है आपके वी कार्बोक्सिलीकरण। और अगर इसी तरीके से अपन क्या करें, जैसे CH3 है, CH2 है, COH है, इसका वी कार्बोक्सिलीकरण करवाना है तब भी क्या कर सकते हैं, हीट करना है। हीट करने के बाद में यहाँ से CO2 गैस होगी वो रिमूव होगी। CO2 गैस रिमूव होने पर यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये बन गया एल्कीन बन गया। एल्कीन बनाने का सबसे अच्छा मेथड हो गया कि क्या करें, जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे क्या करें अपन हीट कर दें। हीट करने के दौरान CO2 गैस रिलीज हो जाती है और आपको एल्केन प्राप्त हो जाता है, एल्केन। ओके, तो ये था आपका वी कार्बोक्सिलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे अपन कोल्बे संश्लेषण, यानी कोल्बे सिंथेसिस रिएक्शंस होती क्या है, डिटेल से देखेंगे। सेम रिएक्शंस है, उसमें भी CO2 गैस रिलीज होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ओके, वहाँ अपन कह सकते हैं कि अपन अगर एल्केन बनाना है हाई क्वालिटी वाला, यानी उच्चतर सदस्यों वाला, तो वहाँ कोल्बे सिंथेसिस के द्वारा बनाया जा सकता है। ओके, कोल्बे सिंथेसिस के द्वारा हायर एल्केन प्राप्त किया जा सकता है, हायर मेंबर्स या हायर सदस्य वाला एल्केन प्राप्त किया जा सकता है। रिएक्शंस देखते हैं, मैकेनिज्म भी देखेंगे साथ में। कोल्बे सिंथेसिस, कोल्बे संश्लेषण होता क्या है, ये लास्ट रिएक्शन है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी। नेक्स्ट अपन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया कैसे जा सकता है। ओके, तो ये लास्ट रिएक्शंस में है कोल्बे संश्लेषण। कोल्बे संश्लेषण होता है कि 2RCOH, यानी कि दो एसिड के मॉलिक्यूल लेंगे। दो एसिड के मॉलिक्यूल्स की जब रिएक्शंस करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में करवाएं, है ना, या अपन दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस इजीली ऐसे ही करवा रहे हैं। मान लो 2RCOH के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ से प्राप्त होता है R प्लस CO2 प्लस H2 गैस। ये है इसकी बेसिक रिएक्शंस, ये दोनों रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से अपने को एल्केन प्राप्त हो जाता है। कोल्बे संश्लेषण रिएक्शंस आपकी क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। यहाँ ये जो रिएक्शंस या इसकी मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी। फ्री रेडिकल मतलब कि आपके पास RCOH है, वो किस तरीके से ब्रेक होगा, वो होगा एक इस तरीके से। फ्री रेडिकल का मतलब कि होमोलाइटिकल फ्यूजन होगा। होमोलाइटिकल फ्यूजन इसी तरीके से होगा, दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों इस तरीके से फ्यूज होंगे, तो यहाँ से क्या होगी, R रेडिकल प्लस CO2 प्लस H रेडिकल मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि अपने को पता है कि जो आपका एसिड है उसके दो मॉलिक्यूल है, तो दोनों इसी तरीके से ब्रेक होंगे। दोनों इसी तरीके से ब्रेक होंगे तो R रेडिकल प्लस R रेडिकल आएगा।
रेडिकल के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो ये बन गया RR, और हाइड्रोजन में भी क्या होता है, हाइड्रोजन रेडिकल दोनों का बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेंगे ये H2 गैस बना लेंगे। ओके, ये होती है इसकी मैकेनिज्म, कोल्बे संश्लेषण की मैकेनिज्म। यानी कि कोल्बे संश्लेषण में क्या होता है, वही आपका वी कार्बोक्सिलीकरण ही होता है, लेकिन इसके अंदर अगर एल्केन के उच्चतर एल्केन प्राप्त करनी है तो अपन कोल्बे संश्लेषण करवाते हैं। कोल्बे संश्लेषण के द्वारा अपने को इजीली एल्केन प्राप्त हो जाती है। ये रिएक्शंस आपके फ्री मेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, यानी कि आपके मुक्त मूलक बनता है इंटरमीडिएट के थ्रू। ओके, जब इसमें इंटरमीडिएट की बात आती है तो यहाँ मुक्त मूलक विधि के द्वारा निर्माण होता है। ओके, तो ये अपनी कोल्बे संश्लेषण रिएक्शंस हो गई। अब देखेंगे अपन कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां देखेंगे। ये बहुत सारे मेथड्स होंगे आपके पास, और साथ में कुछ रिएक्शंस होंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि वो देखेंगे अपन। ओके, बनाने की विधि में जो फर्स्ट विधि देखेंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कैसे किया जा सकता है, वो है फर्स्ट विधि आपके नोवेजोल रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट मेथड है नोवेजोल रिएक्शंस होती क्या है, सबसे पहले अपन ध्यान से सुनना 1 मिनट। जब किसी कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शंस क्रियाशील मेथिलीन युक्त यौगिक के साथ करवाई जाती है तो आपके क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। क्रियाशील मेथिलीन समूह युक्त मतलब कि मेलोनिक एसिड से करवा दें। अगर मेलोनिक एसिड की रिएक्शंस, और रिएजेंट कौन सा होता है इसके अंदर, वीक बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है। हमेशा यहाँ वीक बेस की प्रेजेंस में ही करवाई जाती है। लिख देती हूँ, यहाँ जो रिएक्टेंट यूज होता है, रिएक्टेंट के में यूज होता है आपके होता है, एक तो या तो कीटोन हो सकता है या आपके एल्डिहाइड हो सकता है। दोनों में से एक होगा, या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा। साथ में इसके साथ होगा यानी कि रिएक्टिव मेथिलीन यौगिक कंपाउंड, रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप, यानी कि आपके जैसे रिएक्टिव मतलब आपके CH2 हो गया, COCH3 मेलोनिक एसिड हो गया COCH3। इस तरीके से अगर रिएक्टिव है वो रिएक्ट कर सकता है, यानी कि जिसके अंदर मेथिलीन समूह प्रेजेंट है वो रिएक्टिव होना चाहिए। ओके, यानी कि क्रियाशील होना चाहिए, तभी ये पार्टिसिपेट करेगा। और जो रिएजेंट के रूप में होता है यहाँ, वो होता है रिएजेंट के रूप में होता है वीक बेस। ओके, यानी कि दुर्बल क्षार, वीक बेस यूज किया जाता है। और जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, देखो 2 वर्ड आते हैं, सैचुरेशन और एक अनसैचुरेशन, यानी कि एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। संतृप्त का मतलब होता है कि अगर किसी भी स्पीसीज के अंदर या यौगिक के अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं तो उसे संतृप्त कहा जाता है, यानी कि सैचुरेटेड सिस्टम कहा जाता है। और अगर किसी भी यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अल्फा बीटा मतलब कि आपके पास कोई COOH समूह प्रेजेंट है, मिटा देते हैं। अगर ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये COOH ऐसा है कुछ, यहाँ आगे कुछ भी हो सकता है।
अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। इस अगर अल्फा बीटा की काउंटिंग करें तो अल्फा ये होता है, बीटा ये होता है, ये होता है, यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप के पास में होता है वो कार्बन वो अल्फा होगा और जो दूसरा होगा वो बीटा होगा। यहाँ क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन कहते हैं। जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यही होता है। ओके, अब जो अपने पास इस नोवेजोल रिएक्शंस के अंदर करवाएंगे, यानी कि अपन या तो एल्डिहाइड ले सकते हैं या कीटोन ले सकते हैं, दोनों में से एक लेंगे। दोनों की रिएक्शंस रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स के साथ करवाएंगे तो अपने पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्राप्त होगा। देखते हैं रिएक्शंस एक बार। बनेगी कैसे वो रिएक्शन, देखिए। अगर आपके पास है एल्डिहाइड, मान लो CH3CH, ये एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड समूह की क्रियाशील मेथिलीन समूह ये है C और ये CH3, इससे मेलोनिक एसिड कहते हैं ना, एस्टर, सॉरी मेलोनिक एस्टर। इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो सकता है ना, वाटर रिमूव हो सकता है। यहाँ से अपने को इजीली दिख रहा है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वीक बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। वीक बेस मतलब OH माइनस। अगर एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शंस तो H प्लस यूज़ करते हैं, और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शंस हो रही है तो OH माइनस करते हैं, यानी कि ये वीक बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ से क्या बन सकता है अपने पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यानी कि ये हो गया एस्टर। अब यहाँ से क्या करवाया जा सकता है, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जा सकता है, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शंस करवाई जा सकती है। तो 2HOH ले लो, 2H2 ले लो, 2 मॉलिक्यूल वाटर के ले लो, क्योंकि जब कोई रिएक्शंस होती है कोई ना कोई मीडियम होता ही है, उस मीडियम में अगर वाटर मेंशन ना किया गया, यहीं तक दिया गया, तो ये रिएक्शंस यहाँ स्टॉप नहीं होती है। खुद से दिमाग लगाना है कि वाटर तो यूज़ होगा ही, अगर नहीं है तो भी लेना पड़ेगा, है ना। तो रिएक्शंस को अपने को कंप्लीट करवानी है, अगर यहाँ तक दिया गया है तो यहाँ तक छोड़ना नहीं होता है, रिएक्शंस को कंप्लीट करवानी होती है। दे चाहे ना दे, खुद से आइडिया लगाना होगा कि यहाँ कोई कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा, ये अपने से लेना है। अब यहाँ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा रहे हैं तो इसे अपन एक बार खोल देते हैं। कैसे, अपने पास इस तरीके से ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन इस तरीके से OCH3 है, OCH3 है। अब अपने को पता है कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि जो बाहर निकले हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि OH से ज़्यादा H2 सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इसमें यहाँ OCH3 एक गुड लिविंग की ग्रुप की तरह, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा यहाँ, और ये भी अपने यहाँ लेके चला, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा इनमें और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये होगा। जब वाटर को ब्रेक करते हैं तो अपने पास क्या होता है, H प्लस और OH माइनस भी होगा। ये यहाँ अटैक करेगा, 2 मॉलिक्यूल है दोनों पे अटैक करेगा, और ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ से जो को प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास वो है एक CH3 CH डबल बॉन्ड COH ये है, और ये COH। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट तो अपना ये है, और जो को प्रोडक्ट है वो एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी 2 मॉलिक्यूल आपके मेथनॉल के प्राप्त होंगे, 2 मॉलिक्यूल मेथनॉल के प्राप्त होंगे। अब बात ये आती है कि ये रिएक्शंस फिर भी यहाँ आके रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 एसिड कभी भी नहीं रह सकते। जैसे 2 OH समूह नहीं रह सकते, वैसे 2 समूह नहीं रह सकते। तो इस रिएक्शंस में क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाएगी बाहर। CO2 रिमूव होगी तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ आ जाएगा, यहाँ से CO2 रिमूव हो गई, एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो और ये COH। अब जो अपना ये प्रोडक्ट बना है वो क्या है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ओके, यही होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किया अपन ने, सबसे पहले किया अपन ने एल्डिहाइड की रिएक्शंस करवाई कोई भी रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप के साथ। उसकी रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में करवाई, बेस की प्रेजेंस में, वीक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाई, वीक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाई। फिर क्या किया, OCH3 अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसे बाहर निकाल दिया, यानी कि एग्जिट कर दिया, रिमूव हो सकता है ये ग्रुप, तो निकाला तो अपने पास क्या है, फिर वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, ये समूह बनता है। यानी
दो मॉलिक्यूल तो आपके मेथनॉल के प्राप्त होते हैं और दो आपके पास क्या एक मॉलिक्यूल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्राप्त होता है। अब एक कार्बन में दो COOH समूह नहीं रह सकते तो यहाँ से CO2 रिमूव होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, ओके, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोवेजोल रिएक्शन से देखेंगे। अब जैसे कीटोन को लेके देखते हैं, CH3 कीटोन की बातें होंगी, ये हो गया CH3। यहाँ से क्या होगा, मेथिलीन COOH5 और ये COOH5 रिएक्शंस करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, वीक बेस की प्रेजेंस में। वीक बेस की प्रेजेंस में क्या हो सकता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो सकता है। ये लो जी, वाटर रिमूव कर दिया, यहाँ से इजीली वाटर रिमूव हो सकता है, बाहर निकल सकता है। अब जो वाटर रिमूव हुआ उससे क्या हुआ, बना क्या, CH3 C2H5 और ये COOH5, ये बना। अब क्या हो सकता है आगे, हाइड्रोजनीकरण करवाएं यानी वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएं, H2 दो मॉलिक्यूल वाटर के ले लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, वही ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड COH और ये COH, यहाँ से क्या निकल जाए, दो मॉलिक्यूल एथेनॉल के निकल जाएंगे तो 2C2H5OH बाहर निकल जाएंगे। अब फर्दर क्या हो सकता है, इसके अंदर CO2 रिमूव हो सकती है, CO2 रिमूव हो सकती है तो क्या बन सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा, फिर भी डबल बॉन्ड HCOOH और ये CH3 ये भी क्या है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके। ये है नोवेजोल रिएक्शंस, ओके। बहुत इजी रिएक्शंस है, एग्जाम में पूछी भी जाती है बार बार, है ना, रिवाइज होती रहती है ये। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमने बनाएंगे अपन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है दो पॉसिबिलिटीज से, और यानी कि बीटा हेलो ले लें, बीटा हेलो एसिड ले लें, या अपन बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल ले लें, दो है, या मतलब क्या हुआ कि यहाँ CH3 है, CH यहाँ लगा दो Cl, है ना, यहाँ लगा दो CH2 और यहाँ कर दो COOH। इसे क्या बोलते हैं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा हेलो एसिड हो गया, एसिड ही है, बीटा हेलो एसिड। बीटा हेलो एसिड को अगर गर्म किया जाता है तो यहाँ से क्या हो सकता है, CH3 है, CH Cl ये है, CH ये H, इस तरीके से लिख दो COOH। यहाँ से क्या होगा, HCl रिमूव हो सकती है, HCl रिमूव हो सकती है तो क्या हो गया आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। CH डबल बॉन्ड CH ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, HCl रिमूव हो सकती है। इसी तरीके से अगर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ले लें तब भी क्या होगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण ही होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लेंगे, यहाँ से OH तो क्या होगा, यहाँ से H मिलेगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। इससे भी क्या करेंगे, गर्म ही करेंगे। गर्म करने के दौरान क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये COOH। ये भी क्या है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके।
इस तरीके से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में लेक्चर में देखेंगे कुछ और रिएक्शंस। ओके।